दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सीएनजी भरवाते वक्त आपको गाड़ी से नीचे उतरना क्यों पड़ता है? या फिर क्या कोई आइडिया है कि सांडे का तेल असल में होता क्या है? अच्छा, ये तो बताओ कि एक टूथपेस्ट ट्यूब से हमेशा पेस्ट इस मस्त से पैटर्न की शेप में बाहर कैसे आता है? ये मिक्स क्यों नहीं होता? अगर नहीं भी पता तो भी कॉम्प्लेक्स लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में बता जाऊंगा ऐसा बहुत कुछ जो बना देगा आपको पहले से ज्यादा सजग और समझदार भी। तो हो जाइए तैयार एक बार फिर और बांध लीजिए अपनी अपनी कमर पेटियां। बिना आपका कीमती वक्त जाया किए शुरू करते हैं आज का ये रोमांचक सफर। Factified. Facts on your face. फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, हमारे शहरों में सीएनजी गाड़ियां बहुत पॉपुलर हैं। गांव में अभी नहीं है क्योंकि सीएनजी पंप्स ही नहीं है। खैर, आपने अगर कभी किसी सीएनजी गाड़ी में सफर किया होगा तो आप जानते होंगे कि फ्यूल स्टेशन पर सीएनजी भरवाते वक्त आपको गाड़ी से उतरना पड़ता है। तो क्या कभी सोचा है कि जब पेट्रोल भरवाते टाइम ऐसा नहीं करना पड़ता, फिर सीएनजी में ऐसा क्यों है? अगर नहीं तो बता दूं कि ये एक सेफ्टी प्रिकॉशन है, क्योंकि दोस्तों अपने यहाँ ज्यादातर गाड़ियों की सीएनजी किट्स कंपनी फिटेड नहीं रही हैं, और ऐसे में रिफ्यूलिंग के टाइम गाड़ी में लोगों के हिलने से कोई गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए गाड़ी को खाली करवा के रिफ्यूल करवाने का रिवाज चल पड़ा। इसके अलावा बता दूं कि सीएनजी गैस पेट्रोल की तरह सीधे एक टंकी में उड़ेली नहीं जाती, बल्कि इसे नोजल के जरिए भरा जाता है। और तो और एक सीएनजी सिलेंडर के अंदर का प्रेशर 200 बार्स तक जा सकता है, और ये प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि इसे भरते वक्त कोई भी रिस्क लेना समझदारी नहीं है। वैसे भी आग लगने की घटनाएं सीएनजी स्टेशन पर पेट्रोल पंप से कहीं ज्यादा होती हैं। इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए ये कहा जा सकता है कि सीएनजी भरवाते टाइम गाड़ी से उतरना ही समझदारी है। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, सुबह उठने के बाद ज्यादातर मैंगो लोग सीधे बाथरूम के सामने जाकर अपना ब्रश उठाते हैं और उस पर डालते हैं ये परफेक्ट लाइंस में निकलने वाली टूथपेस्ट। लेकिन वेट, इस ट्यूब में से टूथपेस्ट हमेशा कलर के इस परफेक्ट पैटर्न में कैसे निकलता है? क्या इसके पीछे भी साइंस है? तो दोस्तों बता दूं कि बिल्कुल है, और इस साइंस का नाम है रियोलॉजी, जिसे साइंस ऑफ फ्लो भी कहते हैं। तो दोस्तों होता क्या है कि इन परफेक्ट पैटर्न्स को पाने के लिए ट्यूब में अलग अलग कलर के टूथपेस्ट को अलग अलग नोजल्स की मदद से फिल किया जाता है, लेकिन उनका फ्लो ट्यूब के माउथ से उसके दूसरे सिरे तक एक सा ही होता है। अब ट्यूब पर जब भी पीछे से प्रेशर डाला जाता है तो ट्यूब में से ये सभी कलर्स की पेस्ट एक साथ ही बाहर आती हैं, और हमें मिलता है सुबह सुबह ये रिफ्रेशिंग सा पैटर्न। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, आपने कभी ना कभी सांडे के तेल के बारे में पढ़ा चाहे ना हो, लेकिन सुना जरूर होगा। कई बुद्धिजीवी ये किस काम आता है इसका भी आइडिया रखते होंगे, लेकिन असल सवाल तो ये उठता है कि आखिर ये सांडे का तेल होता क्या है और ये कहां से मिलता है? अगर दोस्तों ये सवाल आपके लिए भी अभी तक एक पहेली ही है, तो मिलिए इस कमाल की छिपकली से, जिसे देसी भाषा में सांडा कहते हैं। ये छिपकली हमारे देश के राजस्थान और गुजरात के रेतीले इलाकों में खूब पाई जाती है, लेकिन बहुत ही अफसोस की बात है कि इनके पेट में मिलने वाली इस चर्बी के चक्कर में इन्हें पकड़ा और मारा जाता है। सांडा छिपकली में मिलने वाली इसी चर्बी से निकलने वाले तेल को दोस्तों सांडे का तेल कहते हैं। जहां नीम हकीम इस तेल को जादुई बताते हैं, तो वहीं डॉक्टर्स का कहना है कि ये किसी भी दूसरे एनिमल ऑयल जैसा ही है और इसमें कुछ भी खास नहीं। किसकी बात बेहतर है आप खुद समझे। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, माइकल जैक्सन के मून वॉक को तो आपने दुनिया भर के डांसर्स को कॉपी करते हुए देखा होगा, और अगर आप भी थोड़ी प्रैक्टिस कर लें तो आप भी इसे परफेक्ट कर सकते हैं। लेकिन उनका एक डांस मूव जो कॉपी करना शायद किसी के भी बस की बात नहीं थी, वो था उनका ये लीन डांस, जिसमें माइकल 45 डिग्री तक परफेक्टली टिल्ट होकर डांस करते थे। इसमें दोस्तों वो बिना किसी चीज को होल्ड किए खुद को आगे की तरफ झुका लेते थे, जो फिजिक्स के हिसाब से बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, और अगर ऐसा कोई ट्राई भी करता है तो उसका अंजाम ये होगा। खैर, आपको डिसअपॉइंटमेंट होगी ये जानकर कि माइकल का ये डांस मूव एक इल्यूजन ट्रिक से ज्यादा कुछ भी नहीं था, क्योंकि एमजे के इस फैंटास्टिक लीन डांस का सीक्रेट छिपा था उन्हीं के जूतों में। जी हाँ, दरअसल परफॉर्मेंसेस के दौरान माइकल जैक्सन के जूतों में ये स्पेशल ट्रायंगुलर हील्स बनी होती थी, जो वो स्टेज पर एक खास जगह पर खड़े होकर नीचे मेटालिक पेग्स में फंसा लेते थे, और इस तरह उन्हें मुंह के बल टिल्ट होने की सपोर्ट मिल जाती थी। लेकिन ऐसा नहीं था कि इसमें सारा कमाल जूतों का ही था, क्योंकि 45 डिग्री तक शरीर को झुकाने में बहुत ही ताकत और फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए माइकल अपनी टीम के साथ
घंटों रिहर्सल करते थे। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, दुनिया में ऐसे कई जहरीले सांप हैं जो अगर इंसान को डस लें तो पानी तक ना मांगने दे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि तब क्या होता होगा जब एक जहरीला सांप दूसरे जहरीले सांप को काटता है? अगर नहीं सोचा तो आज मुहूर्त अच्छा है। खैर, बता दूं कि एक ही प्रजाति के सांप आमतौर पर एक दूसरे को नहीं काटते, और काटते भी हैं तो उन पर जहर का कोई असर नहीं होता, क्योंकि उसी कंपोजिशन का जहर वो खुद भी प्रोड्यूस करते हैं। दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि दो अलग अलग प्रजाति के जहरीले सांप एक दूसरे को काट लें और वेनम इंजेक्ट कर ले। अब इस केस में क्या होगा कि जिसका भी वेनम यानी कि जहर ज्यादा जहरीला होगा वो दूसरे सांप को मार देगा। अब जैसे अजगर यानी कि पाइथन में जहर नहीं होता, तो उसे कोई कोबरा बाइट कर दे तो अजगर की मौत पक्की है। तो कुछ समझे। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, कोरोना महामारी के दौरान इस पल्स ऑक्सीमीटर की डिमांड मार्केट में बहुत बढ़ गई थी, क्योंकि ये घर बैठे बैठे कोरोना के मरीजों को उनकी हार्ट बीट और ऑक्सीजन लेवल बताने का काम कर रहा था। इसे इस्तेमाल तो सबने किया, लेकिन क्या किसी ने ये सोचा कि ये छोटा सा डिवाइस हमारी बॉडी में कितनी ऑक्सीजन है इसका पता कैसे लगाता है? नहीं सोचा तो भी बता दूं कि एक पल्स ऑक्सीमीटर के दो जरूरी इंटरनल कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है लाइट सोर्स और दूसरा है फोटो डिटेक्टर। और आप तो जानते ही होंगे कि हमारी बॉडी के अलग अलग हिस्सों में खून के जरिए ऑक्सीजन पहुंचाने का काम हीमोग्लोबिन ही करता है, लेकिन हीमोग्लोबिन के सभी मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन कैरी नहीं करते। इसके अलावा एक ऑक्सीजन कैरिंग हीमोग्लोबिन और बिना ऑक्सीजन के हीमोग्लोबिन दोनों ही अलग अलग कलर यानी कि वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। अब होता क्या है कि लाइट सोर्स आपकी अंगुली पर लाइट डालता है और फोटो डिटेक्टर ये पता लगाता है कि अगर 100 हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स निकले हैं तो उनमें से कितने बिना ऑक्सीजन के थे, और इसी के आधार पर ऑक्सीमीटर के डिजिटल पैनल पर आप अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल देख पाते हैं। हार्ट बीट बताना तो एक ऑक्सीमीटर का कॉम्प्लीमेंट्री काम है बस। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, एलॉन मस्क की नई नई तिगड़में और खुराफाती प्लान्स के बारे में हम आपको अक्सर बताते रहते हैं। इसी कड़ी में आज लाया हूं मैं आपके लिए कुछ नया। जी हाँ, ये है उनका लेटेस्ट वेंचर साइबर हाउस। और देखने में ये किसी साइफाई मूवी से निकला फ्यूचर का घर लगता है, जो एक इमरजेंसी शेल्टर का काम कर सकता है, जैसे किसी वर्ल्ड वॉर में या फिर मार्स की सतह पर। बता दूं कि इस फ्यूचर हाउसिंग प्रोटोटाइप के 3 अलग अलग लेवल्स हैं, जिनमें से बीच वाला लेवल लिविंग एरिया है, ऊपर वाला खाना उगाने के लिए, और सबसे नीचे वाला हिस्सा एक बंकर है। इस साइबर हाउस में स्टील कंक्रीट वॉल, आर्मर्ड विंडोज और मेटेलिक ब्लाइंड्स लगी हैं, जो किसी न्यूक्लियर ब्लास्ट को भी झेल सकती हैं। और रेडिएशन को खत्म करने के लिए इसके लिविंग एरिया में एक डीकंटेमिनेशन शावर भी मौजूद है। इलेक्ट्रिसिटी के लिए टेरेस पर सोलर पैनल्स हैं, पर इनके सोलर पैनल्स काम ना करें तो ऐसे में पावर के लिए इन मिनी विंड मिल्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, एलॉन का ये महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट फिलहाल तो कॉन्सेप्ट स्टेज में ही है, लेकिन इसकी कीमत आंकी जा रही है $8,65,000, यानी कि 6 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे कि दिसंबर 2020 में ब्रिस्टल इंग्लैंड के इस आम से दिखने वाले घर की कीमत इस सिंपल सी पेंटिंग बनने के बाद 17 गुना बढ़ गई थी। जी हाँ, लेकिन दोस्तों, ना तो ये पेंटिंग आम है और ना ही इसे बनाने वाला आर्टिस्ट। दरअसल ये काम है मशहूर अंडरग्राउंड स्ट्रीट आर्टिस्ट बैंक्सी का, जो यूरोप के अलग अलग शहरों में ऐसा क्रिएटिव स्ट्रीट आर्ट बनाने के लिए मशहूर है। लेकिन इसकी असली पहचान अब तक दुनिया के सामने नहीं आई है। अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर बैंक्सी ने इस पेंटिंग की फोटो पोस्ट की और इसे नाम दिया आछू, जिसके बाद एलिन माकिन नाम के होमओनर ने इस घर को बेचने की अपनी एक ऑलरेडी फाइनल हो चुकी डील को कैंसिल कर दिया, क्योंकि अब यह बिल्डिंग पहले से कहीं ज्यादा वर्थ की थी। ये होती है दोस्तों आर्ट की ताकत। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, पिछले 100 सालों में ऐसे बहुत से रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट्स आए हैं जिन्हें हम अब उन प्रोडक्ट्स के नाम से नहीं बल्कि उन्हें बनाने वाली कंपनीज के नाम से पहचानने लगे हैं। जैसे फोटोकॉपी के लिए जेरोक्स और इंटरनेट सर्च के लिए गूगल। सर्दी के ठंडे दिनों में चाय गर्म रखने के काम आने वाली थर्मस को भी इसका ये नाम इसे बनाने वाली कंपनी थर्मस LLC से ही मिला था। लेकिन दोस्तों, ऐसे बेहद पॉपुलर ब्रांड्स के साथ होता क्या है कि उनके ब्रांड नेम का दुनिया में इतना इस्तेमाल होता है कि वो उस पर अपना ट्रेडमार्क ही खो देते हैं, और वो ब्रांड नेम एक ब्रांड नेम नहीं बल्कि किसी प्रोडक्ट के लिए एक जेनेरिक टर्म बनकर रह जाती है। ऐसे किसी प्रोडक्ट का नाम अगर आप भी जानते हैं तो नीचे कमेंट्स में हमें बताएं।
बाकी आपके योर ओन फैक्ट तो मैं लेकर आता ही हूँ, जो आज हमें भेजा है शेरपाल सिंह जी ने। शेरपाल जी अपने फैक्ट में एक आम रेलवे स्टेशन और जंक्शन के बीच क्या फर्क होता है ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, जहाँ रेलवे स्टेशन किसी रेल रूट पर स्टॉपेज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वहीं जंक्शन एक ऐसा रेलवे स्टेशन होता है जहाँ 2 से ज्यादा रेल रूट्स आपस में मिलते हैं, जैसे कि मथुरा जंक्शन, जहाँ देश में सबसे ज्यादा 7 रूट्स आपस में मिलते हैं। इसके अलावा टर्मिनस या फिर टर्मिनल उन ट्रेन स्टेशंस को कहा जाता है जहाँ से आगे ट्रेन नहीं जाती और रेल रूट वहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का ये सफर भी हम यहीं खत्म करते हैं। मिलेंगे जल्द ही एक दूसरी इंफॉर्मेटिव और ऑसम वीडियो में। तब तक अपना अपने चहेतों का ख्याल रखें, खुश रहें और वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।